हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन डेस्क EDU। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे फार्मेसी एक्ट के बारे में। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की अपनी सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हमारे कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं जिनमें हमने फाउंडेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के कुछ चैप्टर्स के बारे में पढ़ा और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कितने सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको भी हमने डिटेल में देखा था। हर टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल वाइज पढ़ा था ताकि आप अगर यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप जो है वो सॉल्व आराम से कर सकते हैं अगर ये सीरीज़ आप पूरी की पूरी देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट जो है आपका फार्मेसी एक्ट 1948। तो बेसिकली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका बन गया था फॉर द रेगुलेशन ऑफ ड्रग। अब ड्रग के चाहे इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल हो, उसके लिए तो सारे रूल्स एंड लॉज बना दिए गए थे। बट अभी भी हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम जो था, या हम सिंपल तौर पर कहें कि फार्मेसी जो सिस्टम था, फार्मेसी प्रैक्टिस जो सिस्टम था, वो उसके लिए कोई भी रूल्स या लॉ नहीं बनाया गया था। यानी कि कोई भी प्रोफेशन का व्यक्ति क्या कर सकता था, फार्मेसी को प्रैक्टिस कर सकता था। अब फार्मेसी को जब वो प्रैक्टिस कर सकता था तो यहाँ पर ना तो कोई मिनिमम आपकी स्टैंडर्ड गाइडलाइन थी फॉर द एजुकेशन कि कितने टाइम ड्यूरेशन का आपका होना चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर BHU में B.Pharm और कहा जाए आपका बैचलर ऑफ साइंस जो BSc फार्मेसी स्टार्ट हुआ था वो तो स्टार्ट हो चुका था कि एजुकेशन के लिए महादेवलाल सर्राफ का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन स्टिल आपके नेशनल लेवल पर ऐसा कोई भी एक्ट या लॉ नहीं था जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करे। साथ ही साथ फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैसे मेंटेन किया जाए, कितने लोग हैं जो क्या कहते हैं आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की तरह एक्ट करेंगे, उनका किस पर्टिकुलर तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो उसी के लिए हमारे इंडिया में एक एक्ट पास किया गया जिसको हम फार्मेसी एक्ट 1940 के नाम से जानते हैं। और ये जो एक्ट है इसका मेन पर्पस जो था वो आपका था कि आप इंडिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश करें जो कि फार्मेसी एजुकेशन के ऊपर काम करेगा, यानी कि नेशनल यूनिफॉर्म एजुकेशन मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन टू गेटिंग अ रजिस्टर टू बिकम अ रजिस्टर फार्मासिस्ट। और साथ ही साथ आपका एक ऐसी नेशनल स्टैट्यूटरी बॉडी बनाए जो कि नेशनल लेवल पर पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म लॉ रेगुलेशन बना सके, जैसे कि हम आज के टाइम पे अपना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देखते हैं। साथ ही साथ आपके नेशनल के साथ साथ स्टेट के अंदर भी स्टेट काउंसिल बनाएं ताकि इनका कोऑर्डिनेशन अच्छे से चल सके। स्टेट के अंदर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगी और नेशनल लेवल पर आपकी PCI होगी, तो ये सब एक साथ मिलके काम कर सकती हैं। उसके साथ साथ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को रजिस्टर करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए यहाँ पर एक रजिस्टर बनता है। जैसे कि आपके इस लेक्चर में कई सारे ऐसी चीज़ें आएंगी, जैसे सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है। तो सेंट्रल रजिस्टर में वो सारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं जिन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई किया है, जो कि स्टेट रजिस्टर में रजिस्टर्ड होने के बाद उनका जो नाम है वो लीगल तरीके से वैलिड है, सेंट्रल रजिस्टर में मेंशन है। यानी कि जो हमारी सेंट्रल काउंसिल है यानी कि PCI, उसके एक रजिस्टर्ड ऑफिशियल गैजेट में उन लोगों का नाम है, वही नेशनल लेवल पर फार्मासिस्ट माने जाते हैं, रजिस्टर्ड। ठीक है, इसके साथ साथ जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो लीगली अलाउड है डिस्पेंस करने के लिए मेडिसिन, वो सब इनका मेन पर्पस था। अब फार्मेसी एक्ट आने से पहले हमारा पार्लियामेंट के अंदर फार्मेसी बिल जो है वो क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया कि ये सारी की सारी चीज़ें हमें फार्मेसी एक्ट के अंदर रखनी है। और उसके बाद इसको रिव्यू करने के बाद ये ड्राफ्ट से बिल पास हो गया। और पास होने के बाद ये 4 मार्च 1948 को, ये डेट याद रखना, 4 मार्च 1948 को ही एक्ट नंबर 1948 के अकॉर्डिंग एक्ट बन गया। और उसके बाद हम इस पूरे के पूरे एक्ट को पढ़ते हैं। अगर हम सिंपल बेसिकली बात करें तो धीरे धीरे इस एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो अमेंड की गई। और अमेंड का मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बता रखा है। बेसिकली अमेंड का मतलब यही होता है कि अगर कुछ पुराने फ्लॉज हैं तो उसको इम्प्रूव किया जाता है, अगर कुछ नई चीज़ें टाइम के हिसाब से बदलती हैं तो उनको एड ऑन किया जाता है। इन्हीं में हम अडेप्टेशन या फिर अमेंडमेंट के लिए बोलते हैं। तो फार्मेसी एक्ट के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। इस एक्ट का नाम भी याद रखना,
एक्ट 8 ऑफ 1940। तो इसके अंदर जो पहला मेजर अमेंडमेंट किया गया था वो 1950 में किया गया था, फिर उसके बाद में 1956 में, फिर 1995 में और 1959 में किया गया था फार्मेसी अमेंडमेंट। और इसके बाद जो सबसे मेजर अमेंडमेंट किया गया था जहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए थे तो वो था 1976 का अमेंडमेंट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी। साथ ही साथ डेलीगेट लेजिस्लेशन प्रोविज़न ऐड किए गए थे 1985 में। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में ये लॉ काम नहीं करता था, उसके अलावा उसकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करी गई थी 2019 में। और अभी जो प्रेजेंट का आपका जन विश्वास एक्ट है, और ये अमेंडमेंट, काफ़ी सारे अमेंडमेंट आपके हुए 2023 में, ये फार्मेसी एक्ट के अंदर कुछ कुछ चेंजेस लाता है। डिक्रिमिनलाइजेशन लॉज जैसे थे उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करता है। सेक्शन आपका 46 में इसका काफ़ी बड़ा रोल है, तो इन सब के बारे में भी हम देखेंगे। तो जो आपका फार्मेसी एक्ट है, बेसिकली इसमें जो मेजर अमेंडमेंट हुए थे वो ये सारे हैं। इसमें आपका 1950 में अडप्टेशन लॉ ऑफ ऑर्डर 1950 आया था, ठीक है। इसमें क्या था, ब्रिटिश एरा की जो टर्मिनोलॉजीज थी वो इंडिया के हिसाब से, इंडिपेंडेंट इंडिया के हिसाब से चीज़ें चेंज करी गई थी। साथ ही साथ अडप्टेशन लॉ ऑफ 1956 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में। उसके हिसाब से जो हमारा फार्मेसी एक्ट है, जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, तो मान लेते हैं आज ये हिस्सा इस स्टेट में आता है, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद ये हिस्सा किसी और स्टेट में आ जाता है, तो क्या वो उसके अंदर अप्लाई होने वाला हमारा फार्मेसी एक्ट कैसे काम करेगा, तो वो यहाँ पर आता है इस अमेंडमेंट के हिसाब से। फिर 1959 में आपका फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसके अंदर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं आपके फार्मेसी एक्ट को। तो बेसिकली आपको अभी तक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपका जो फार्मेसी एक्ट है वो बेसिकली किस पर्पस से लाया गया था। इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही प्रेस्टीजियस लॉ बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया जिसको हम फार्मेसी एक्ट कहते हैं। अब इस एक्ट के अंदर आपके बेसिकली 5 चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं और 46 सेक्शन इसके इंक्लूड होते हैं। अब आपको सारे के सारे सेक्शंस याद नहीं करने, इसमें से बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, जैसे कि सेक्शन 3 जो कि आपके पीसीआई का फॉर्मेशन कराता है, आपका एजुकेशन रेगुलेशन का सेक्शन, रजिस्टर का सेक्शन 15A जिसमें सेंट्रल रजिस्टर बनता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनमें हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 5 चैप्टर्स में आपका इंक्लूडेड है। पहला आपका रहेगा इंट्रोडक्टरी, दूसरा रहेगा आपका फार्मेसी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि चैप्टर 2 के अंदर पूरा का पूरा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। साथ ही साथ चैप्टर 3 में आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल और यहीं पर आपका ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में भी बताया गया। चैप्टर अगर हम 4th की बात करें तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा फार्मासिस्ट का, उसका प्रोसेस बताया गया है। और लास्ट है आपका चैप्टर 5 जिसके अंदर आपके मिसलेनियस और इसमें बेसिकली पेनाल्टीज़ के बारे में बताया गया। तो एक सिंपल नॉर्मल से याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ से आई उठा लें और यहाँ से फार्मेसी से पी उठा लें और यहाँ से एस उठा लें तो ये IPS हो जाता है। और इसके साथ में लास्ट में बचता है RNM। तो यहाँ तो इसको आप याद रख सकते हैं कि IPSRM, यानी कि IP हमारी कहाँ बनती है, नॉन ऑफिशियल, मतलब हम ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं, इंडियन फार्माकोपिया बाय SRM। SRM एक कॉलेज है आपका साउथ में, तो इसके हिसाब से याद रख सकते हैं, या फिर IPS राम के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि I स्टैंड फॉर इंट्रोडक्शन, P स्टैंड फॉर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, S स्टैंड फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, R फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड M फॉर मिसलेनियस। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसा कि हर एक्ट में होता है, उसके शॉर्ट जो आपका चैप्टर 1 होता है उसके अंदर उस एक्ट को क्या बुलाया जाएगा, कहाँ पर वो इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि शॉर्ट टाइटल क्या होगा, उस एक्ट को बुलाएंगे क्या, एक्सटेंट क्या होगा, कमिटमेंट क्या होगा, डेफिनेशंस हमेशा आपके चैप्टर 1 में दी जाती हैं। और चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले हैं हमारे पीसीआई के बारे में, चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट रजिस्टर क्या होता है, सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है, उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो हम चैप्टर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं सारा का सारा प्रोसेस। तो ये डायरेक्टली आपको फार्मेसी एक्ट एज इट इज़ पीसीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि फार्मेसी एक्ट एक्चुअल में है क्या। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सिंपल सा इतना बताया गया है कि इंडिया के अंदर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, फार्मेसी प्रैक्टिस के प्रोफेशन को लेकर कोई भी यहाँ पर क्या कर सकता था,
प्रोफेशन में एनरोल हो सकता था, चाहे उसको नॉलेज है या नहीं है, उसको कोई एजुकेशन है या नहीं है, वो क्या करते थे, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। हंड्रेड्स ऑफ केस ऐसे आए जहाँ पर ये नोटिस किया गया गवर्नमेंट ने कि कंपाउंडिंग, मिक्सिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन ऐसे लोग कर रहे हैं जो एडिक्वेट एजुकेटेड हैं भी नहीं, उनके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो फार्मेसी प्रैक्टिस में या फार्मेसी प्रोफेशन में रोल प्ले कर सकें। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट लॉ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसी रेगुलेशन और प्रैक्टिस को कंट्रोल करने के लिए ये गोल था कि फार्मेसी बिल 1947 आपका इंट्रोड्यूस किया गया, और ये लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने के बाद में ये बिल क्या हुआ, बाद में पास हो गया, और 4 मार्च को 1948 को ये हमारा फार्मेसी एक्ट आपका आया। इसके अंदर हमने वो सारे के सारे क्लॉज लिखे, वो सारे के सारे प्रोविंसेस बनाए जिनके अकॉर्डिंग हम फार्मेसी प्रैक्टिस को या प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को स्टैंडर्डली रेगुलेट कर सकें। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें सिंपली, तो यहाँ पर आपका फार्मेसी एक्ट सीधे तौर पर ये बोलता है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है उस पर्सन की जो फार्मेसी प्रैक्टिस के प्रोफेशन में आएगा। यानी कि इट इज़ डिज़ायर दैट एज इन द मोस्ट अदर कंट्रीज़ के अंदर जो था, ओनली पर्सन हु हैव अटेंड अ मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोफेशनल एजुकेशन शुड बी परमिटेड टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इट इज़ अकॉर्डिंगली प्रपोज्ड एस्टेब्लिश अ सेंट्रल काउंसिल, जिसको हम आज PCI के नाम से बोलते हैं, यानी कि नेशनल लेवल पर एक स्ट्यूटरी बॉडी बनाओ जो कि इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। साथ ही साथ उनमें हमारे स्टेट के पास भी ये पावर देनी चाहिए, स्टेट के पास भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए वो रेगुलेट कर सकें स्टेट के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन को। क्लियर है? ये इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका हम सेक्शन चैप्टर 1 में कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे कि आपका सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई हैं एज पर द एक्ट। कुछ डेफिनेशंस क्या होंगी, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंट्रल रजिस्टर की, तो सेंट्रल रजिस्टर का सिंपल सा मीनिंग इतना सा है कि रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय द सेंट्रल काउंसिल अंडर सेक्शन 15A, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमारे इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे PCI क्या करती है, एक सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करती है। अब ये सेंट्रल रजिस्टर आपका है क्या? सेंट्रल रजिस्टर वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो पर्सन के नाम रजिस्टर्ड हैं जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, यानी कि उन्होंने बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई किया है, यानी उन्होंने B.Pharm किया या D.Pharm किया है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड किया है, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने अपडेटेड डेटा किसके पास भेजा है, सेंटर के पास भेजा है। यानी सेंट्रल काउंसिल हमारा कौन सा है, PCI के पास भेजा है। PCI क्या करती है, उसको वेरीफाई करती है और एक सेंट्रल रजिस्टर रिलीज करती है जिसके अंदर अगर आपका नाम इंक्लूडेड है तो आप नेशनल लेवल पर लीगल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। ये आपका सेंट्रल रजिस्टर कहलाता है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी की, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायर, यानी कि हर किसी एक्ट के अंदर या हर किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर उन्हें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनानी पड़ती है। PCI की अगर हम बात करें तो PCI की एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और 5 मेंबर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डे टू डे काम है, अगर PCI ने कोई भी एक्ट बनाया, कोई भी नई रेगुलेशन बनाई, कोई भी लॉ बनाया, तो वो इंडिया के अंदर एग्जीक्यूट कराने का काम, इम्प्लीमेंट कराने का काम किसका होगा, आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी का होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है। तो बेसिकली यहाँ पर मीन्स यूनिवर्सिटी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 UGC ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, और इसके अलावा कोई इसका बेसिक मतलब यहाँ पर डेफिनेशन में इसलिए दिया गया है कि फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ से कोई अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन को गेन करता है, लाइक वो B.Pharm करता है, D.Pharm करता है, PharmD करता है, तो उसी से वो क्या माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा, जो यूनिवर्सिटी या तो UGC ग्रांट कमीशन यानी कि UGC के द्वारा अप्रूव की गई हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उस यूनिवर्सिटी को क्या दे सकती है, अप्रूवल दे सकती है कि आप यहाँ से अगर B.Pharm करते हैं, M.Pharm करते हैं, D.Pharm करते हैं, देन यू आर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रजिस्टरिंग इन एज अ फार्मासिस्ट। क्लियर है यहाँ तक?
फिर इन्होंने कुछ और डेफिनेशन दी है, जैसे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होगा। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अगर कोई जिसके पास मेडिकल की डिग्री है, जिसने MBBS कर रखा है और वो मेडिकल काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलेंगे। ऐसे ही अगर कोई साइंटिफिक मेडिसिन को करता है, डेंटिस्ट है, तो ये कॉन्टेक्स्ट इन्होंने डेफिनेशन के बेसिस पर दे रखे हैं। जैसे कि अगर डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट एक्ट आपका कौन सा है, 1948 के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड है देन वो उसको डेंटिस्ट बोला जाएगा। अगर कोई वेटरनरी मेडिसिन को क्वालिफाई करता है तो उसको वेटेरियन डॉक्टर बोलेंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एलिजिबल माना जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी गई, जैसे प्रिस्क्राइब का मीनिंग क्या है, चैप्टर 2 में प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेशन मेड अंडर सेक्शन 18 और सेक्शन 46। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई रूल्स या रेगुलेशन बनाने हैं और वहाँ पर लिखा है कि प्रिस्क्राइब्ड एज, तो वो रेगुलेशन बना सकते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस वर्ड को रेगुलेशन माना जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड दिया है। रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि मीन्स रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेयर्ड बाय मेंटेन बाय चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 में आपके आते हैं क्या, स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी काउंसिल। तो जो फार्मासिस्ट स्टेट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर में, जैसे कि रजिस्टर फार्मासिस्ट कौन होंगे, यानी कि उन्होंने स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कराया है। और स्टेट क्या करती है, स्टेट की फार्मेसी काउंसिल वो बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूल्स बताती है, एप्लीकेशन देती है, फीस बताती है। उसमें आप जब रजिस्टर करते हो तो वहाँ के जो सेक्रेटरी लोग हैं, यानी कि वहाँ पर एक ट्राइब्यूनल कमेटी बनती है स्टेट के अंदर, वो ट्राइब्यूनल कमेटी क्या करती है, आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करती है और वेरीफाई करने के बाद जो वहाँ का रजिस्ट्रार होता है वो उसके ऊपर स्टैंप लगाता है, डिसीजन लेता है, देन उसका नाम स्टेट के फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर कर दिया जाता है और आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो वही इसके बारे में लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट अगर हम देख लें हमारा चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा गया, एक सवाल आपसे पूछा जाए कि आपका जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो किस सेक्शन के अंडर में बनाया गया है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सेक्शन 3 के अंडर में सेंट्रल काउंसिल, या फिर जिसको हम क्या बोलेंगे, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बोलेंगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर कंपोजिशन भी बताया गया है और यहाँ पर ये बोला गया है कि गवर्नमेंट को जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, एक नेशनल बॉडी बनानी है, एक नेशनल सेंट्रल बॉडी बनानी है, जिसको क्या बोला जाएगा, सेंट्रल काउंसिल बोला जाएगा। और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि उनके कंपोजिशन किस किस का होगा, यानी कि उस कमेटी के अंदर, उस सेंट्रल काउंसिल के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पर आपके 3 तरह के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होंगे जो आपके इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है, दूसरे आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, ठीक है, तीसरे आपके नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो हम यहाँ पर अगर देखें बेसिकली तो हमने आपको शॉर्ट में चीज़ें लिखा रखी हैं। अब यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो द सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी काउंसिल बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल। पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो 1949 में की गई थी। आपकी PCI किस ईयर में बनाई गई, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर, फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर PCI का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इन द ईयर ऑफ 1949। क्लियर है यहाँ तक। और ये जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है या PCI का फॉर्मेशन किया जाता है 5 ईयर्स की टर्म्स में किया जाता है, यानी कि जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उनका जो टेन्योर रहता है, ऑफिस आवर्स रहते हैं, ऑफिस ड्यूरेशन रहता है, वो आपका 5 साल के लिए किया जाता है। देन PCI क्या की जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है और साथ ही साथ उसके जो मेंबर हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड वो वापस से री इलेक्शन के लिए और री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर की। तो पहले जो आपके 6 मेंबर आते हैं वो 6 मेंबर आपके UGC के होंगे और ये मेंबर ऐसे ही नहीं होंगे। UGC डिसाइड करेगा उन फार्मेसी फील्ड के, जैसे कि कोई आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से होगा या कोलॉजी से होगा या फार्मेसी के प्रोफेशन से होगा या फार्माकोग्नोसी से होगा। स्पेसिफिकली UGC द्वारा डिसाइड करे गए वो प्रोफेसर, वो टीचर्स जो इस स्ट्रीम के सब्जेक्ट को बिलोंग करते होंगे वो आपके इलेक्ट करेगी कौन, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। साथ ही साथ आपका एक मेंबर कहाँ से होगा, MCI से होगा, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से होगा। ये अपना इसका इलेक्टेड मेंबर होगा, MCI उसको इलेक्ट करेगी फॉर बिकमिंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ PCI। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक मेंबर होगा वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा आपका हर एक स्टेट से, जिसको ईच स्टेट अपना
इलेक्टेड करेगी ताकि वो पीसीआई का मेंबर बन सके एज इलेक्टेड मेंबर, और हर स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा और वो स्टेट का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। क्लियर है यहाँ से। दूसरे आपके नॉमिनेटेड मेंबर बोले जाते हैं। नॉमिनेटेड में आपके 6 मेंबर ऐसे होंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी, इसमें से जो 4 मेंबर होंगे वो 4 मेंबर आपके फार्मेसी प्रोफेशन को बिलोंग करने चाहिए। आइदर वो आपके डिग्री किए हुए होने चाहिए फार्मेसी में या फिर डिप्लोमा उनके पास में होना चाहिए। और ये कहाँ से डिसाइड किया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाएगा। यानी कि वो फार्मेसी के किसी भी डिसिप्लिन में प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करते हो, वो मेंबर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेटिव भी हमें देखने को मिलते हैं। एक आपका यूजीसी का नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है और दूसरा आपका AICTE जो हमारे क्या है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी नॉमिनेट किया जाता है बाय ईच स्टेट। तो ये मेंबर्स आपको नॉमिनेटेड मेंबर्स में देखने को मिलेंगे। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर की अगर हम बात करें तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आपके अपने पद के वर्चू, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन है आपका द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी कि DGHS विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फार्मेसी एक्ट। अब वो क्यों है एक्स ऑफिशियो मेंबर, वो उस पद की वजह से, उस वर्चू की वजह से इनडायरेक्टली आपका पीसीआई का मेंबर बन जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ, या फिर हम इसमें डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का CDL का डायरेक्टर भी एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। और यहाँ पर द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया या DCI या फिर DCGI हम इसको बोलते हैं, ये अपने पद की वजह से एक्स ऑफिशियो का मेंबर होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है और पीसीआई का। तो हमारे इलेक्टेड मेंबर हो गए 6 मेंबर आपके UGC से होते हैं, फार्मेसी प्रोफेशन को बिलोंग करने चाहिए। एक मेंबर आपका कहाँ से होगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से होगा। और एक मेंबर स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करेगी टू बिकम द मेंबर ऑफ पीसीआई। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने 6 लोगों को नॉमिनेट करेगी, जिनमें से 4 फार्मेसी प्रोफेशन को बिलोंग करने चाहिए। उसके साथ साथ 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एक आपका UGC का होगा और AICTE का होगा। और साथ ही साथ हर स्टेट एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी फ्रॉम ईच स्टेट से। और इसके साथ में 3 हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जिनमें से डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यही आपके यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, 6 मेंबर अमंग होम शैल बी एटलीस्ट 1 टीचर फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे दूसरा क्लॉज का 6 मेंबर हुम एटलीस्ट 4 आपके क्या होने चाहिए, पर्सन ऐसे होने चाहिए जो नॉमिनेट करे जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि फार्मेसी प्रोफेशन को बिलोंग करने चाहिए। इसके साथ साथ 1 मेंबर इलेक्ट किया जाएगा कहाँ से, अमंग देमसेल्फ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। और इसके साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है पीसीआई का। इसके साथ साथ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है पीसीआई का। और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का एक्स ऑफिशियो मेंबर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव कहाँ का, आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। और साथ ही साथ एक रिप्रेजेंटेटिव आपको ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE का आपको देखने को मिलेगा एक रिप्रेजेंटेटिव। इसके साथ साथ में एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा स्टेट को, ईच स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, वो इलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम ईच स्टेट, अगर हम स्टेट काउंसिल के द्वारा। और वो कौन होगा, आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा। ध्यान रखिए, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, और स्टेट काउंसिल, ये 2 अलग चीज है। तो यहां पर जो आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर, सॉरी स्टेट काउंसिल क्या कर रही है, उसको इलेक्ट कर रही है। यानी कि स्टेट काउंसिल अपना हर स्टेट से एक मेंबर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपना एक नॉमिनी बनाएगी, वो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए और दैट विल बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है यहाँ तक। और इसके साथ साथ में आपका 1 मेंबर रिप्रेजेंट द ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दोनों अलग अलग चीज़ें, एक आपका स्टेट काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात कर रहे हैं, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब आपके अगर हम बात करें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि आप जानते हैं फार्मेसी पीसीआई के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, तो ये आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि डे टू डे लाइफ में या डे टू डे ऑपरेशन को पूरा करने के लिए
फार्मेसी एक्ट के अंदर पीसीआई बनाई गई और उस पीसीआई को रेगुलेट करने के लिए उनकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई। अब ये जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये क्या होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी? इसके अंदर टोटल मिला के हमारे 7 मेंबर होते हैं। अब 7 में से क्या कहा जाए, आपका प्रेसिडेंट होगा, देन वाइस प्रेसिडेंट होगा और 5 मेंबर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाएंगे, चुने जाएंगे फ्रॉम एज अ, वो एक्ट करेंगे क्या आपका एज अ क्या कहते हैं आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर। अब जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, ये फार्मेसी काउंसिल के अंदर जितने भी मेंबर अभी आपने इलेक्टेड मेंबर देखे थे, वो आपस में बातचीत करके, वो आपस में उनका इलेक्शन करके जो रजिस्टर्ड या प्रिस्क्राइब मैनर दिया गया होता है, उसके हिसाब से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चूज कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, उनका ऑफिस ड्यूरेशन आपका 5 साल का होगा। ठीक है, अब इस 5 साल के लिए ये अगर 5 साल का ये टर्म उनका एक्सपायर हो जाता है तो ये एलिजिबल हैं फॉर री इलेक्शन, यानी कि अपने आप को वापस से री इलेक्ट करवा सकते हैं। ऐसे ही जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भी री नॉमिनेशन के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ पर एक आपका प्रोविजो दिया गया है, यानी कि एक कंडीशन दी गई है। ये कंडीशन फार्मेसी एक्ट में बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका जो मेंबर है सेंट्रल काउंसिल का, अगर वो उसकी एक्सपायरी से पहले, अगर इसका सिंपल सा मतलब ये है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रीनॉमिनेटेड तो हो सकते हैं। यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है कि प्रोवाइडेड दैट इफ हिज टर्म और ऑफिस एज मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल एक्सपायर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म ऑफ विच इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ही सेल if he is re-elected or re-nominated as a member of the central council continue to hold office as a president or vice president for full term of which at least elected or such office। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी पोजीशन जिस बेसिस पे उसको सिलेक्ट किया गया, इलेक्ट किया गया है, अगर वो एक्सपायर भी हो जाती है, देन ये आपका री इलेक्ट किया जा सकता है, री नॉमिनेट किया जा सकता है फॉर कंप्लीशन द जो आपका ड्यूरेशन दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर क्या है, टर्म्स ऑफ ऑफिस मेंबर्स। अब आपके पीसीआई के अंदर बहुत सारे मेंबर्स थे, आपके नॉमिनेटेड मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर थे, तो उनमें से क्या है, एवरी मेंबर अदर देन अ मेंबर ऑफ एक्स ऑफिसो के अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी सेंट्रल काउंसिल के मेंबर होंगे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, उनका जो ऑफिस आवर्स होगा या फिर उनका जो वर्किंग ड्यूरेशन होगा वो कितना 5 साल का करा जाएगा। और अगर उनकी ये चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं, यानी कि उनका ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाता है, तो वो एलिजिबल है आपके फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन के लिए। ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, हमने उनके कंपोजिशन को डिसाइड कर लिया। अब ये आपका आ जाता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कि इफ़ एक्स ऑफिशियो के साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जुड़ती हैं कि अगर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स उनको मीटिंग अटेंड करनी होती है पीसीआई की, और अगर वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वो रिटन में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं, जितने भी हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। ठीक है, अब आर अनेबल टू अटेंड एनी मीटिंग कैन ऑथराइज अ पर्सन इन राइटिंग टू अटेंड द मीटिंग एट द प्लेस ऑफ द एक्स ऑफिशियो मेंबर। ऐसे ही द सेंट्रल काउंसिल पॉपुलरली नोन एज द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट इज डीम्ड टू बी द बॉडी कॉर्पोरेट। ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीसीआई जब बनी थी तो पीसीआई सिर्फ और सिर्फ एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इस एक्ट ने इसको क्या पावर प्रोवाइड की है, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, एक लीगल आइडेंटिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि इस एक्ट से पीसीआई एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गई। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, ये एक ऐसा लीगल पर्सन है, एक ऐसा लीगल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर सकती है, लैंड बाय कर सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, या ये इसके ऊपर कोई केस कर सकता है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, यानी कि इसकी एक लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। ये एज अ एक्ट करेगा एज अ लीगल पर्सन, या पीसीआई के नाम पे ये खरीद सकते हैं आप, पीसीआई के नाम पे आप ये बेच सकते हैं। तो पीसीआई आपका फार्मेसी एक्ट के अंडर में एज अ बॉडी कॉर्पोरेट काम करती है और हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन। इसका सिंपल सा मतलब है परपेचुअल सक्सेशन का, यानी कि पीसीआई या सेंट्रल काउंसिल हमेशा रहेगी, उसके मेंबर्स क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आज कोई उसका प्रेसिडेंट है तो आज से मतलब अगर हम बात करें 2035 में उसका कोई और प्रेसिडेंट होगा, लेकिन जो आपका पीसीआई है वो एज इट इज़ रहेगी। उसके पास क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कि वो हमेशा चलती रहेगी, बस उसके मेंबर्स बदलते रहेंगे। अब यहाँ पे लिखा है इट एम्पावर टू एक्वायर
एक्वायर कर सकता है होल्ड मूवेबल और नॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि कंप्यूटर वगैरह होगा, चेयर्स वगैरह होगी, ऐसी प्रॉपर्टी ये अपने आप में एक्वायर कर सकता है, खरीद सकता है। और इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड हो गया, कोई एरिया हो गया जो नहीं मूव हो सकता, उसको भी ये एक्वायर कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कैन स्यू और कैन बी स्यूड, यानी कि पीसीआई किसी के ऊपर कोर्ट में केस कर सकता है, और अगर कोई मेंबर चाहे जो पीसीआई के टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट में भी केस कर सकता है। यानी पीसीआई को आप एज इट इज केस के लिए भी क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो नोट लिखे थे वो हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। 5 साल से ज़्यादा का उनका टेन्योर नहीं होना चाहिए। ये आपके होल्ड ऑफिस नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन बट कैन बी री इलेक्टेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म, यानी कि दोबारा से री इलेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन एक बार इनकी एक्सपायरी हो जाती है ऑफिस आवर्स की तो ये री इलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्शन होता है आपके प्रेसिडेंट का वो प्रिस्क्राइब मैनर में होता है, यानी कि ऑलरेडी दिया गया है कि कैसे आपको क्या करना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करवाना है। इन केस एनी डिस्प्यूट मैटर कैन बी रेफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द फाइनल डिसीजन, यानी कि फॉर एग्जांपल मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट चुनेंगे आपके पीसीआई का, लेकिन कोई डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट में क्या दिक्कत हुई, डिस्प्यूट में ये दिक्कत हुई कि मान लेते हैं कि वोटिंग ठीक से नहीं हो पाई या किसी मेंबर ने उसके अगेंस्ट में कह दिया कि फेयरनेस नहीं है, तो इस मैटर में क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। ये इसके कुछ प्रोविजंस दिए गए थे फॉर द इलेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में भी बता दिया। 5 साल का इनका टाइम पीरियड रहेगा। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर कैन बी रिजाइन बाय राइटिंग, अगर उनमें से कोई रिजाइन करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, राइटिंग में दे सकता है प्रेसिडेंट के लिए। और उसकी जो जगह खाली हो गई है, एक चीज़ और यहाँ पे दी गई थी, अगर वहाँ का कोई इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर है तो ऐसा नहीं है कि वो रिजाइन कर देगा, उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। अगर वो लगातार पीसीआई की 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स को मिस कर देता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, रिजाइन मान लिया जाएगा उस पर्टिकुलर पोस्ट से। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि नॉमिनेटेड मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर थे, उनकी पोजीशन पीसीआई के अंदर उनकी पोस्ट की वजह से मिली थी। जैसे कि यूजीसी ने क्या किया था, 6 मेंबर को इलेक्ट किया था, और वो 6 मेंबर कौन थे, वो 6 मेंबर थे वो लोग जो क्या कर रहे थे, आपके उस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर रहे थे। यानी कि कहीं पर कोई प्रोफेसर था फार्माकोलॉजी का, फार्माकोग्नोस्टिक का, अगर उनकी पोस्ट वो एक्सपायर हो जाती है तो उस पोस्ट के एक्सपायर होते हुए वो क्या हो जाएंगे, पीसीआई के मेंबर भी नहीं रहेंगे और उनकी सेट वैकेंट हो जाएगी। तो इसके लिए ये क्या कर सकते हैं, कैजुअल वैकेंसीज को जारी कर सकते हैं, यानी कि जितने टर्म का ऑफिस बचा है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर पीसीआई का इलेक्टेड मेंबर था जो कि यूजीसी की कमेटी ने उसको इलेक्ट किया था। अब मान लेते हैं उसका रिटायरमेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी पोस्ट खाली हो गई। और जब उसकी पोस्ट खाली हो गई तो क्या कर सकती है पीसीआई, कुछ कैजुअल वैकेंसीज निकाल सकती है, क्योंकि अभी 2 साल बचे हैं टर्म को आपकी पीसीआई के, तो वो जो पोस्ट कैजुअल पोस्ट निकाली जाएगी, कैजुअल वैकेंसी निकाली जाएगी, जिस व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाएगा उसकी जो पोस्ट होगी वो 2 साल के लिए ही वैलिड होगी। तो ये सारे क्लॉज आपके दिए गए थे नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए। टर्म्स और ऑफिस की हम बात कर चुके हैं आपके, यानी कि वैकेंसी शैल बी ऑफिस ओनली फॉर रेजिडुअल टर्म, मेयर एग्जिस्टेंस वैकेंसी डिफेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ shall be not to be ground questioning act done by the council, members or central council are eligible to renomination re-election, the council shall appoint a registrar as a secretary। अब इस चीज़ को मेंटेन करने की, देखो पीसीआई को एक रजिस्ट्रार रखना पड़ेगा जो कैसे काम करेगा, एक्ट एज अ सेक्रेटरी। इसके साथ साथ वही सेक्रेटरी आपका ट्रेजरर की तरह काम कर सकता है, यानी कि पीसीआई के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनकी सैलरी, उनको मैनेज करना, उनका रेगुलेशन सब किसके द्वारा किया जाएगा, इस सेक्रेटरी के द्वारा किया जाएगा। और यही एक्ट करेगा एज अ ट्रेजरर। उनकी जो सैलरी है वो पीसीआई डिसाइड करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही वो सब कुछ मैनेज किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम एजुकेशन रेगुलेशन को पढ़ेंगे और अभी हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। एजुकेशन रेगुलेशन में बेसिकली हम बात करें कि इंडिया के अंदर फार्मेसी एजुकेशन के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के लिए गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए, कितने घंटे का वर्किंग आवर्स होना चाहिए टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये सब आता है आपका एजुकेशन रेगुलेशन में और ये चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं।
जैसे कि एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर भी चेंजेस होते हैं। हम जैसे एजुकेशन रेगुलेशन 81 की बात कर रहे हैं, 91 की बात कर रहे हैं, 96 की बात कर रहे हैं, और अभी हम अगर आपसे बात करें जो बी फार्म की रेगुलेशन चल रही है वो आपकी 2014 वाली है, फार्म डी की और बी फार्म की रेगुलेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिगार्डिंग फार्मेसी कॉलेज 2012 के लिए काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम डी फार्मा की बात करें तो डी फार्मा 2019 के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो एजुकेशन रेगुलेशन चेंज होती रहती है, जिसमें आपके वो सारी की सारी मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन जरूरी है टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो यहाँ से हम पूरे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ये 2 पार्ट में होने वाला है। इसके बाद हम आपके स्टेट काउंसिल के बारे में भी बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है फार्मासिस्ट का उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।